Hello students, welcome to Convent English High School. I am your physics teacher Monica ma'am here. Today we start our chapter number 8, electromagnetic waves. आप सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से तो वाकिफ ही है। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है तो आप सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसकी स्टार्टिंग हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से स्टार्ट ना करके मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। क्यों ऐसा? तो जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके, गॉस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फेराडेज लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सब हमने आगे के चैप्टर में पढ़ लिया है। पर ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसके अंदर मैक्सवेल को कुछ इनकम्प्लीट लगा कि यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ पे कुछ चेंज करने जैसा है। तो उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर एडिशन किया और फिर उसका नाम भी अपना नाम भी उसमें जोड़ दिया। तो इस तरह से मुझे फोर्थ इक्वेशन क्या मिला था, एम्पियर सर्किटल लॉ की जगह पे अब हमें मिलेगा एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, इतना B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ठीक है, उन्होंने ये चीज ऐड की। अब म्यू जीरो है तो म्यू जीरो कहाँ आएगा आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड में। एप्सिलॉन जीरो कहाँ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, डी फाई अपॉन डी टी। तो ये क्या दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है। ईएमएफ और ईएमएफ से हमें मिलता है करंट। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सवेल के इक्वेशन की डेफिनेशन हम समझ सकते हैं, ए सेट ऑफ इक्वेशन फॉर्म्ड बाय मैक्सवेल। सेट ऑफ इक्वेशन जो किसके द्वारा बनाया हुआ है, मैक्सवेल के द्वारा, रिलेटिंग द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। और जो इक्वेशन उन्होंने बनाए हैं वो किसके रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के और करंट डेंसिटी के रिलेटेड। तो वो जो इक्वेशन है उसे हम कहेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, तो वापस से स्टार्ट करेंगे। सेट ऑफ इक्वेशन फॉर्म बाय मैक्सवेल, मैक्सवेल के द्वारा बने हुए इक्वेशन विच आर रिलेटिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट डेंसिटी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन दिए जिसको हमने कहा मैक्सवेल इक्वेशन। और मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है जो कि आपको नीचे दिए हुए, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फेराडेज लॉ और ये फोर्थ वाला एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। अब ये तीन लॉ तो आपको पता ही था, सिर्फ फोर्थ लॉ के अंदर ये लास्ट वाला स्टेप है वो ऐड हुआ है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो हमें इसे इग्नोर करना नहीं है। ठीक है, चलो द नेक्स्ट वन इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और इसके अंदर से आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपको आना चाहिए। Stationary charge or the charges moving with the constant velocity cannot be source of electromagnetic wave। जो स्टेशनरी चार्ज होते हैं और या तो फिर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते हैं वैसे चार्ज पर से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलते नहीं है। तो फिर कहाँ से मिलेंगे, चलो देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर क्या कहा है, जो स्टेशनरी चार्ज है और या तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं वैसे चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते नहीं है। तो यही रीजन है कि जो स्टेशनरी चार्ज होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देख लिया था। ठीक है, एंड मूविंग चार्ज, जो मूविंग चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विच डू नॉट चेंज विथ द टाइम। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे मिलती है कि वो टाइम के साथ में चेंज होती ही नहीं है। तो अगर चार्ज स्टेडी होगा तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन अगर चार्ज मूविंग होगा तो आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड मिलेगी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखेंगे, ऑसिलेटिंग चार्ज इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। अगर चार्ज कैसा होगा, ऑसिलेटिंग होगा, ऐसे ऑसिलेटिंग होगा तो आपको एक्सेलरेशन मोशन मिलेगा। फिर आपको डिफाइन अगर पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। व्हेन अ चार्ज इज ऑसिलेटिंग विथ सम फ्रीक्वेंसी, जैसे कि समझो ये चार्ज है, ये चार्ज ऐसे कोई फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है ना, वो पेंडुलम कैसे होता है, वॉच के नीचे का पेंडुलम ऐसे 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 होता है कि नहीं, हाँ, तो जस्ट उसी तरह कि चार्ज है वो सम फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो यहाँ पे आएंगे, ऑसिलेट विद द सम फ्रीक्वेंसी इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इन द स्पेस। तो ये स्पेस के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज इस तरह से ऑसिलेटिंग होगा यानी कि मूविंग है, तो मूविंग है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। ओके, व्हेन दिस फिनोमेना इज रिपीटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट इन द स्पेस। तो एक बार खाली इतना हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल जाने से कुछ हो नहीं जाएगा, ये चीज रिपीटेडली होनी चाहिए।
तो ये फिनोमिना, ये प्रोसेस अगर रिपीटेडली होगी तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जिससे हम कहते हैं विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो वापस से अगर स्टेडी चार्ज होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मूविंग चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देते नहीं है। तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टेशनरी चार्ज से प्रोड्यूस होता है और मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना था ऑसिलेटिंग, हमें तो वेव्स चाहिए ना, तो वेव्स कब मिलते हैं, जब चार्ज ऑसिलेटिंग होता है। तो व्हेन चार्ज इज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, जब चार्ज कोई फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगा तब आपको क्या मिलेगा, कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। और चलो ये तो मिल गया, लेकिन ये रिपीटेडली होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस रिपीटेडली होगी तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगे। Got it? Frequency of the electromagnetic wave is equal to the frequency of the charge oscillating. चार्ज ऑसिलेटिंग की जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है। ये चार्ज था, ये फ्रीक्वेंसी से जो पार्टिकल है वो क्या करे, इतनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटिंग कर रहा है, तो ये जो चार्ज है उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग है उतनी ही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। ओके, The next is a write characteristics of electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी। अब हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 12 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है, कैसे याद रखना है कि मुझे मार्क्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अगर 2 मार्क्स के हो तो आपको 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। सॉरी, अगर 2 मार्क्स का हो तो आपको 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अगर 3 मार्क्स का हो तो आपको 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। इन शॉर्ट आपके पास में 12 कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन आपको क्वेश्चन के मार्क्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखने हैं। 2 मार्क्स का पूछा और तुम पूरा लिख के बैठ जाओ तो ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको अगर हम 12 के 12 पढ़े तो उसके अंदर हमारे 3 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिफाइन तो हमने देख ली, और नेचर में हमें यहाँ से लेके पीछे ये E0/B0 C, इन शॉर्ट 1, 2, 3 पॉइंट तक लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो 1, 2, 3 पॉइंट लिखा है, तो अगर आपको नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहे तो 1, 2, 3 तक लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डिराइव इट्स डेंसिटी, तो आपको पॉइंट नंबर 4 लिखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पूरा डिराइव डेंसिटी है। तो अगर नेचर कहे तो 1, 2, 3 लिखना है। डिफाइन तो सब में ही आएगी। ठीक है, डिफाइन सब में आने वाली है। नेचर पूछे तो 1, 2, 3। अगर डिराइव द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहे तो पॉइंट नंबर 4। और सिंपल ही सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे और 2 और 3 मार्क्स में हो तो 4 नंबर के बाद में छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, ये इधर 5 से लेके 12 तक। ठीक है, तो अगर 2 मार्क्स में कहे तो आपको ये सब लिख के टाइम थोड़ा स्पेंड नहीं करना है, टाइम नहीं बिगाड़ना है। अगर 2 मार्क्स में पूछे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपको फटाफट छोटे छोटे ना ऐसे 5 या तो 6 पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें ये लिख लेनी है। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेनी है। और फिर अगर नेचर कहे तो 1, 2, 3, अगर डेंसिटी कहे तो 4। तो इन शॉर्ट अक्खा क्वेश्चन आप कर लोगे तो आप इसके अंदर 3 क्वेश्चन को कवर कर लोगे। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर एज फॉलोज। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ठीक है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। अभी आगे बाकी है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। एक दूसरे को तो परपेंडिकुलर होते ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। प्रोपोगेशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा हो, फैल रहा हो, उसे बोलेंगे प्रोपोगेशन। तो देखो अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेट है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसे जो यहाँ पे थोड़ा क्रॉस है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे, ऊपर नीचे दोनों में एल शेप बन रहा है तो परपेंडिकुलर हो गए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को लो और ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, प्रोपोगेशन ऐसे, तो ये एल शेप हो रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर। चलो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ठीक है, और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये रही, तो यहाँ पे अगेन एल शेप हो रहा है ऐसे,
ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को तो परपेंडिकुलर है ही, लेकिन जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर है। ओके, चलो नंबर 2, as shown in the figure, electric field E and the magnetic field B are perpendicular to each other। तो फिगर में हम देख सकते हैं कि E और B एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। अब आप लोगों को फिगर को ध्यान से देखना है। वेव्स आप ऐसे बनेंगे, पहले तो 3 डायरेक्शन बना देंगे, इधर Z, इधर X और इधर Y नाम दे देंगे। फिर आपको ऐसे वेव्स बनाना ही हूं ऐसे, ठीक है। और ये वेव्स हमें देना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो सारे पे स्ट्रेट बना देना है। फिर यहाँ पे नीचे स्ट्रेट, फिर यहाँ पे स्ट्रेट एंड देन यहाँ पे स्ट्रेट, क्योंकि वेव्स ऐसे आएंगे यूं, ठीक है। तो पहले साइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वेव्स बना देने, फिर उसके बाद में नीचे से स्टार्ट करना है, ये इस तरह के वेव्स बनाने हैं, ठीक है। तो वो जो बाकी बचेंगे वो किसके हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के थोड़े क्रॉस करने हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नीचे हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोपोगेट हो रहा है जेड एक्सिस में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन द जेड डायरेक्शन, ठीक है। जेड डायरेक्शन में लोग प्रोपोगेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट इन एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वाई में प्रोपोगेट हो रहा है। डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ई एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ई एक्स एक्सिस में है। बी वाई क्यों लिखा है, क्योंकि बी वाई एक्सिस में है। इट कैन बी रिप्रेजेंट मैथमेटिकली। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू ई जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे z है ना, तो z की जगह पे x y z कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या याद रखेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हो वो k के साथ में आ जाएगा। सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती तो यहाँ पे हम लिखते kx, ठीक है। तो फिर यहाँ पे चेंज होता था, यहाँ पे yz आता। तो इन शॉर्ट सिर्फ जो मैंने रेड लाइन की है उसके अंदर ही चेंज आएगा और कहीं चेंज आएगा नहीं, वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। थियोरिटिकली और मैथमेटिकली आपको ये फिट कर लेना है। ई एक्स इज इक्वल टू ई जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। एंड द बी वाई इज बी जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये ई एक्स और बी वाई है, तो एक्स और वाई हटा देना हो, उसकी डायरेक्शन लिखनी हो तो सिंपल है, एक्स और वाई नहीं आएगा, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में है तो आई कैप आ जाएगा, वाई एक्सिस में है तो जे कैप आ जाएगा। तो वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एज ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप। एक्स में था तो आई कैप और ये वाई में है तो जे कैप। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दे दो। अब यहाँ तक तो क्लियर। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, ये कुछ फंडामेंटल चीज है, बेसिक चीज है जो आपको न्यूमेरिकल में काफी काम आने वाली है। तो हियर के यानी कि वेव वेक्टर इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। हियर के इज, अब यहाँ पे आपको इक्वेशन में 2 चीजें नहीं है आपके लिए, एक तो के और एक ओमेगा। तो के क्या है, तो के इज अ वेव वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। एंड एज वी नो वी द ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा तो पता ही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब आप क्या करोगे, ओमेगा बाय के करोगे तो आपको मिलेगा सी, ठीक है। ओमेगा ये रहा, ठीक है, ये ओमेगा और ये रहा के। ओमेगा अपन के करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी। अब इसमें से मुझे ओमेगा को मेन बना देना है, तो के क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू सी के। इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0, ये याद रखना है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे और के की वैल्यू पुट करेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, म्यू नहीं है न्यू, कपड़े कैसे आते न्यू कपड़े, हाँ तो न्यू है ये, 2 पाई न्यू सी एज इट इज। और के की वैल्यू क्या थी, 2 पाई लैम्बडा। सामने सामने 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको क्या बनेगा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। मैं इसमें सी को मेन बनाऊंगी तो यहाँ पे जो लैम्बडा है वो यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो हमें मिलेगा सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। तो हमारे पास में तीन और नए इक्वेशन आ गए। फर्स्ट के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, दूसरा ओमेगा इज इक्वल टू सी के, एंड थर्ड सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, ठीक है। The waves electric and magnetic field are related by the equation। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन का एक इक्वेशन है जो कि हमें देखना है। ई जीरो अपॉन बी जीरो इज इक्वल टू सी, ई जीरो अपॉन बी जीरो इज इक्वल टू सी। अब इसमें से अगर मुझे बी जीरो का भी फाइंड करना हो तो ये जो सी बी जीरो है वो ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन सी।
अगर सपोज मुझे कभी E0 फाइंड करना हो तो ये B0 वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इन शॉर्ट मुझे सिर्फ ये वाला इक्वेशन याद रखना है, E0/B0 = C। इतने इक्वेशन याद रहेंगे, ये इक्वेशन याद रहेगा तो आपको आगे के E0 और B0 का इक्वेशन बनाना तो खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे हमने जो इक्वेशन देखे वो, और अभी यहाँ तक जो इक्वेशन देखे वो, इतने इक्वेशन अगर आपको आएंगे तो न्यूमेरिकल कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल है तो आप एकदम इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं हमने कौन से फॉर्मूला देखे हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें याद रखना है ई का फॉर्मूला। सो EX हमने याद रखा था E0 साइन EX साइन KZ माइनस ओमेगा टी। ये Z क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो भी होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। थियोरिटिकली हमने ये याद किया है क्योंकि थियोरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है Z डायरेक्शन में। चलो, उस तरह से B का लिखना हो तो B0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी। साइन क्यों ले रहे, क्योंकि जो वेव्स है वो कैसे वेव्स है, साइन वेव्स है, ठीक है। चलो, EX BY की बात हो गई। अब इसमें मुझे नई चीज क्या दिख रही है, K और ओमेगा। तो हम याद रखेंगे कि K = क्या है, वेव वेक्टर, और उसकी वैल्यू होती है 2π/λ। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। क्या है लैम्बडा, वेवलेंथ। वेव जो बनेगा उसकी लेंथ कितनी है वो हो जाएगा लैम्बडा। चलो, उसके बाद में ओमेगा = क्या होता है, 2π/ν। क्या होता है, 2π/ν। अब ओमेगा अपॉन K करूँ ना मैं, अगर ओमेगा अपॉन K करूंगी तो मुझे मिलेगा C। तो आपको ये इक्वेशन याद रख लेना एक C का, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन भी हमने देखा, C = न्यू इंटू लैम्बडा। तो एक आपको ये इक्वेशन याद रखना है, C = न्यू इंटू लैम्बडा। एंड थर्ड हमने एक और देखा, क्या देखा, E0/B0 = C। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इक्वेशन अगर आपको याद रहते हैं तो आप आगे के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सप्लेन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो नेचर तक कहे तो आपको 1 2 3 तक करना है। अगर डेंसिटी पूछे कि डिराइव द इक्वेशन, तो डेंसिटी तो आपको डिफाइन तो लिख देना है और फिर ये डेंसिटी इतनी डिराइव करनी है, ठीक है। और अगर सिर्फ 2 या तो 3 मार्क्स में अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आपको ये लिख देनी है, तो ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो ये बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए हम 1 2 3 तक रखते हैं, ओके।